भूआकृत विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कोस्टल प्रोसेस एंड लैंडफॉर्म्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर महासागर विस्तृत है और हमारा स्थल मंडल महासागरों से ही घिरा हुआ है और समुद्री प्रक्रम एक जलीय प्रक्रम है जो कि अहर्निश अनवरत काम करता रहता है, अर्थात उसमें कुछ मोशंस गतिविधियां होती रहती हैं। समुद्र या महासागर के जल में गतिविधियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे उसमें लहरें भी उत्पन्न होती हैं, उसमें सुनामी लहरें भी उत्पन्न होती हैं, उसमें धाराएं भी उत्पन्न होती हैं, उसमें तटवर्ती धाराएं लिटोरल करंट भी चलती हैं, उसमें ड्रिफ्ट भी चलता है, उसमें टाइड्स भी चलती हैं। लेकिन इसमें क्या अंतर है, इसको हम लोग धारा के चैप्टर में विशेष रूप से सीखेंगे। आज हमें देखते हैं कि समुद्र का प्रक्रम किस ताकत से कार्य करता है। वह है वेव, लहर। और लहर का मुख्य कारण क्या है? लहर का मुख्य कारण है पवन, विंड काज्ड वेव। तो हम देखते हैं कि तट पर यह प्रक्रिया कैसे होती है और इसमें हमको मुख्य रूप से मैरीन प्रोसेस देखना है। मैरीन में महासागरों में जल होता है, तो एक तरह से जिस तरह से नदियों में जलीय प्रक्रम काम करता है, अपर्दन, अपक्षय और निक्षेपण की क्रिया होती है, वही जल समुद्र में लहरों के द्वारा काम करता है। और जलीय प्रक्रम के सभी प्रक्रम यहाँ भी सक्रिय रहते हैं। जैसे एक है कोरेजन या एब्रेशन। जब समुद्र में तट के सहारे वेव्स चलती हैं तो जल के घर्षण से तट की चट्टानों में घर्षण होता है, जिसको कोरेजन या एब्रेशन कहा जाता है। लेकिन जब लहरें तट के 90 डिग्री पर आकर टकराती हैं तो उससे जल की चोट से स्थल के चट्टान के कण अलग हो जाते हैं, जिसको हाइड्रोलिक एक्शन जल गतिक्रिया कहते हैं। और जल द्वारा अपक्षयित चट्टान चूर्ण आपस में घर्षित होकर भी टूटते फूटते रहते हैं, जिसको अट्रीशन कहते हैं। और जब लहरों द्वारा ले जाया गया जल तट की चट्टानों को काटकर पीछे होता है तो उसमें टूटे हुए कण ऊपर नीचे होकर धरती के सहारे रगड़ कर चलते हैं, जिसको साल्टेशन या उत्परिवर्तन कहा जाता है। और जैसा कि स्पष्ट है, जल में यदि जलगत क्रिया न हो तो उसके अंदर घोलन शक्ति होती है, और यदि तट के सहारे कहीं मुलायम चट्टान जैसे चूना युक्त चट्टान मिल जाए तो बिना हाइड्रेशन या जलगत क्रिया के सलूशन या घोलीकरण का भी काम होगा। कुल मिला के महासागर ने एक निर्णय लिया है, इन प्रक्रमों द्वारा वह रात दिन काम करता है। कंपटीटर रात में सोते हैं, लेकिन महासागर रात में भी अपनी लहरें दौड़ाता रहता है। और उसका एक उद्देश्य है कि पृथ्वी पर जितने स्थल खंड हैं उनको धीरे धीरे काटकर अपने में समा ले और स्थल इस पृथ्वी से हट जाएं। ये रही दृढ़ प्रतिज्ञा। और इसीलिए तो समुद्र को देवता माना जाता है, क्योंकि वह विश्राम शब्द सीखा ही नहीं है। अब आइए देखते हैं समुद्र की लहरें किस तरह से काम करती हैं। ये है स्थल खंड और ये है समुद्र तल, ये है समुद्र और ये है उसके ऊपर का स्थल लैंड। और समुद्र के नीचे यहाँ से यहाँ तक पानी भरा हुआ है और ये है वह आधार जिस पर कि समुद्र का पानी स्थित है। लेकिन पानी स्थिर नहीं है। सी लेवल से कहीं पर पानी ऊपर उठ जाता है, कहीं पर नीचे चला जाता है।
क्यों? क्योंकि हवा महासागरों के ऊपर हमेशा चलती रहती है, रात दिन, वह भी विश्राम नहीं जानती, और उसका परिणाम होता है कि हवा के घर्षण से महासागरों का जल गतिशील हो जाता है। जैसे यदि महासागर से स्थल की ओर कोई हवा चल रही है तो आप बता सकते हैं यह लैंड ब्रिज होगी या सी ब्रिज, यह स्थलीय समीर होगी कि जलीय। उत्तर सरल है, यह जलीय समीर होगी, क्योंकि जल की तरफ से आ रही है, स्थल की तरफ जा रही है। इसका परिणाम क्या होगा कि महासागर के तल पर जब चलने वाली हवा का घर्षण होगा तो इसमें लहर उत्पन्न होगी। ऐसा आप प्रैक्टिकल से कर सकते हैं। एक थाली में पानी भरकर मुंह से फूंक दीजिए, देखिए कैसे लहर उत्पन्न होकर और थाली के दूसरे कगार से जाकर टकरा जाती है। तो लहर उत्पन्न हुई। अब डिपेंड करता है कि लहर की लेंथ, वेव लेंथ क्या होगी और वेव की हाइट क्या होगी और वेव का मैग्नीट्यूड क्या होगा। यहाँ वेव की हाइट यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच की होती है। तो ये क्या है? ये है आपका क्रेस्ट। क्रेस्ट माने शिखर। लहर के सर्वोच्च बिंदु को लहर शिखर कहा जाता है और लहर के सबसे निचले बिंदु को ट्रफ कहा जाता है, गर्त, लहर गर्त। इन दोनों के बीच के अंतर को वेव हाइट कहते हैं। लेकिन सी लेवल से ऊंचाई को मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड कहा जाता है। वेवलेंथ क्या होती है? दो क्रेस्ट या शिखर के बीच की लंबाई को वेवलेंथ कहा जाता है। अब लहर चली आ रही है आराम से तट के तरफ और यह स्थलखंड इंतजार कर रहा है इसकी तरफ मुंह करके। मुंह माने इस स्थल का हेड, मुंह, शीर्ष लहर को देख रहा है। हम आप भी अगर पर्यटक रूप में यहाँ खड़े हों तो लहर की तरफ ही सामना करेंगे, मुंह करेंगे। पीठ कर लहर को कोई नहीं देखता। इस तरह से यह लहर चली आ रही है और इस भाग को कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी में हेडलैंड, अग्रभूमि कहा जाता है। हेडलैंड क्योंकि इसका फेस लहर की तरफ है। फिर लहर की ऊंचाई पर्याप्त है और यह कहीं तो आकर जहाँ पर समुद्र का हेडलैंड के पास तट उथला जरूर होगा, जिसमें सैलानी पर्यटक स्नान करने वाले उथले जल में उतरकर तट पर स्नान कर लेते हैं। लेकिन लहर की गहराई तो बहुत है और यहाँ पर तट पर स्थल उथला हो गया है। परिणाम क्या होगा? यह लहर ऊंची होगी लेकिन नीचे स्थल का बैरियर होगा, अवरोधक होगा। परिणाम क्या होगा? यह लहर स्थल या भूमि से टकराएगी। टकराने के बाद इसकी गति बाधित हो जाएगी और यदि जल कहीं टकराता है तो उसमें झाग उत्पन्न होती है और वह झाग जिसमें कि कुछ गोली गोली बूंदें बन जाती हैं, वह आगे बढ़ेगी और इस पेटी को यहाँ से यहाँ तक को सर्फ जोन कहते हैं। जैसे बाल्टी के पानी में सर्फ डालकर हाथ से घोलिए आप तो छोटी छोटी जल की बूंदें बन जाती हैं, फेन या झाग बन जाता है। इसीलिए फेन या झाग पेटी होती है। क्यों बनी? क्योंकि लहर की गति यहीं पर बंद हो गई, बाधित हो गई, लहर टूट गई और लहर के टूटने को प्रतोड़न रेखा, प्लंज लाइन कहा जाता है। इसके बाद झाग वाला पानी ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेव के द्वारा जो गतिज ऊर्जा मिली है उसके फलस्वरूप यह आगे जाएगा। आगे कहाँ तक जाएगा वो डिपेंड करता है वेव की डिस्टेंस और वेव की लेंथ पर, वेव की डिस्टेंस और वेव की स्पीड और पावर पर। यहाँ जब ये आएगा तो यहाँ पर कुछ चट्टानें होंगी ही और उन चट्टानों के कणों को यह
घुला देगा। घुला देगा, जब चट्टानें कमज़ोर हो जाएंगी तो अगली वेव उसको नोच लेगी। नोचना शब्द हिंदी का है, लेकिन इसकी अंग्रेज नहीं बना पाए, इसलिए अंग्रेजी में भी इसको नोच NOTCH नोच कर दिए। और नोचना माने जैसे कोई बड़ा सा ब्रेड है और उसको बंदर जाके नोच ले तो ब्रेड में गड्ढा हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ की चट्टानों में एक गड्ढा हो जाता है और उस प्रोसेस को नोचिंग कहते हैं। इस तरह से यहाँ एक इसकी प्रोसेस नोचिंग भी होनी चाहिए, और जिस लाइन के सहारे नोचिंग होती है उसको नोच लाइन कहा जाता है। अब आप बताइए कि यह लहर जो ऊपर से जा रही है, मटेरियल को नोचने के बाद जब उसको अपने साथ ले लेगी तो लहर या जल क्या ऊपर से ही लौटेगा कि नीचे से लौटेगा? क्यों? क्योंकि उसमें सेडिमेंट लोड अवसाद भार हो जाएगा और अवसाद भार से भारी होकर वह सतह के सहारे चलेगी। जब सतह के सहारे चलेगी तो उसको श्वास नहीं कहा जाएगा। श्वास तो ऊपर से जाने वाली झाग युक्त जलराशि को कहते हैं, उसको कहा जाएगा बैकवाश, पश्चवाह, पीछे की तरफ आएगा, और उसी को अंडरटो भी कहते हैं। अंडरटो माने नीचे नीचे वह टटोलता हुआ जल के नीचे चला जा रहा है। इस तरह से एक यहाँ छोटी सी साइकिल बनती है, श्वास और बैकवाश, और यही होता है समुद्री प्रक्रम द्वारा अपर्दन और निक्षेपण का क्षेत्र। अर्थात इस क्षेत्र में समुद्री प्रक्रम अपक्षय और अपर्दन करता है, जबकि इस क्षेत्र में निक्षेपण करता है, और यही है बीच। क्योंकि कभी यह क्षेत्र खुल जाता है, लैंड के एरिया में आ जाता है, और कभी समुद्र के जल से ढक जाता है। यह रहा बीच, और बीच के बारे में हम लोग एक अलग एपिसोड बनाए हैं, जिसमें बीच, ऑफशोर बीच, ऑनशोर बीच, बैकवाश, कोस्ट लाइन, इन सबों की चर्चा किए थे। तो यह रहा मैरीन प्रोसेस। अब यह प्रोसेस कितना अधिक सक्रिय होगा यह डिपेंड करता है इस दूरी से, दूरी जहाँ से वेव आ रही है। जैसे लॉन्ग जंप में जितना दूर से दौड़ कर आते हैं उतना आगे जंप करते हैं, वैसे ही यह वेव जितना दूर से आएंगी, अर्थात हवा जितना दूर से गतिशील होकर और वेव को कैरी ऑन आगे बढ़ाएगी, उतना ही ताकत इनमें होगी। तो इस दूरी को जहाँ से वेव सक्रिय हो जाती हैं और तट, नोच लाइन, इस दूरी को फेज कहा जाता है, FETCH। फेज की डिक्शनरी मीनिंग होती है टू ब्रिंग, लाना, अर्थात हवाएं वेव्स को इस दूरी से ला रही हैं। लेकिन अगर यह फेज कम दूरी का है तो नोचिंग प्रोसेस कम होगा, मैरीन प्रोसेस धीमा होगा, और अगर फेज की डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो यह प्रोसेस ज़्यादा सक्रिय होगा। इस तरह से वेव की प्रोसेस कैसे होती है हम लोगों ने देखा, और हम लोग अब मैरीन इरोजन यहाँ पर कैसे होता है, कैसे लैंडफॉर्म बनते हैं, डिपोजिशन कैसे होता है, किस प्रकार से लैंडफॉर्म बनते हैं, आइए हम लोग इसको देख लें, क्योंकि यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज पृथ्वी पर जनसंख्या अधिक हो गई है और हम लोग विकास के लिए, संसाधनों के लिए समुद्र की तरफ मुँह करके खड़े हैं। समुद्र भी हमारे ही तरफ मुँह करके खड़ा है, वह भी ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप, सी लेवल राइजिंग के परिणाम स्वरूप हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है, बल्कि बढ़ता आ रहा है। उसका दो इरादा है, एक तो अपनी लहरों से स्थल को काटकर पूरी मिट्टी और पूरे स्थल को अपने पेट में समवा देना, दूसरा
सी लेवल राइज हो रहा है, राइज का परिणाम सी लेवल भी उठता जा रहा है। इसलिए आज हमको समुद्र देव की पूजा करना है। पूजा शंख बजाने से नहीं होती है, हमको ऐसे कर्म करना है कि समुद्र देव खुश रहें, नाराज न रहें। भगवान राम को भी सफलता तब मिली सीता जी खोज में जब समुद्र देव लास्ट में खुश होकर रास्ता दिए। तो आइए हम लोग इस प्रोसेस को दिमाग में रख लेते हैं। और अगर इतने टर्म्स आपके दिमाग में नहीं रहे तो आप से जब समुद्री प्रक्रम और उससे बनने वाले अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थल रूप पूछा जाता है तो समुद्री प्रक्रम में आप बस इतना ही लिखते हैं कि जब सागर की उत्ताल तरंगें ताल ठोंक कर तट से टकराती हैं तब चट्टानें चूर चूर हो जाती हैं। लेकिन इस कवित्त के लिखने से आपका प्राप्तांक शून्यांक ही रहेगा, इसमें नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इसमें कम से कम क्रेस्ट, ट्रफ, वेवलेंथ, फिच, प्लंज लाइन, श्वास, अंडरटो, बैकवाश, सर्फ जोन, नोच लाइन, नोचिंग प्रोसेस लिखना ही पड़ेगा यदि आप कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजिस्ट का रोल प्ले करने जा रहे हैं और यूपीएससी से अंक और नौकरी चाहते हैं। उसमें कवित्त की नहीं काम करेगा कि जब सागर की उत्ताल तरंगें ताल ठोंक कर तट से टकराती हैं तब चट्टानें चूर चूर हो जाती हैं। इस भूल को कभी मत रिपीट करिएगा। कुछ लड़के ऐसा कवित्त लिख चुके हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि लैंडफॉर्म्स स्थल रूप इसके 2 होते हैं, एक इरोजनल लैंडफॉर्म्स और दूसरा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स के एग्जाम्पल्स हैं और उनको हम लोग आइए यहाँ पर इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर पढ़ते हैं। इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर हम लोग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पढ़ेंगे। आप ये बताइए कि इंडिया का वेस्ट कोस्ट खड़े कगार का है या ईस्ट कोस्ट खड़े कगार का है? इसका उत्तर बहुत सरल है। यदि आपको ये पता है कि इंडियन प्लेटो पहले पश्चिम में था और इसका पश्चिमी भाग अरेबियन ब्लॉक जब धंस गया तो यहाँ पर एक खड़ा कगार बन गया, और जब खड़ा कगार है, हेडलैंड खड़ा है, तो उस पर अरेबियन सागर की लहरें खूब इरोजन करेंगी और यह कटा फटा तट होगा, यह इंडेंटेड तट होगा। जबकि पूरब वाला भाग धंस गया, जब पश्चिम उठा तो पूर्वी भाग इसका धंस गया तो पश्चिम से पूरब नदियां बहकर पूरब में जमाव करने लगी। भारत में जितने बड़े बड़े डेल्टा हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब पूर्वी तट पर है और इसकी लाइन स्मूथ होगी, स्मूथ कोस्ट लाइन। इसलिए यहाँ पर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का उदाहरण और पश्चिम में इरोजनल लैंडफॉर्म का उदाहरण हम पढ़ेंगे। ये रहा भारत। लेकिन भारत के लोग बिना विदेश का उदाहरण दिए संतुष्टि नहीं होते हैं, तो विदेश में अमेरिका, यूएसए आइए चलते हैं। उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट ज़्यादा कटा फटा होगा कि पूर्वी तट? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी तट ज़्यादा कटा फटा होगा। क्यों कटा होगा? क्योंकि वहाँ भी टेक्टोनिक एक्टिविटी काम की है, जैसा कि प्लेट टेक्टोनिक वेगनर सिद्ध किए हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पहले यूरोप से जुड़ा हुआ था, लेकिन आंतरिक बल टेक्टोनिक फोर्स के कारण उत्तरी अमेरिका यूरोप से टूटकर पश्चिम गतिशील हुआ। अर्थात उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट खड़े कगार का है और उस पे उत्तरी अटलांटिक महासागर की लहरों ने कटाव किया है। इसीलिए उस कटे फटे इंडेंटेड तट को अटलांटिक तट कहा जाता है।
जबकि उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट कटा फटा नहीं है, वह स्मूथ लाइन का है, सरल रेखा का है, इसलिए उसको पैसिफिक कोस्ट कहा जाता है, प्रशांत तट। अब अगर यूपीएससी में आपसे पूछा जाए कि प्रशांत तट और अटलांटिक तट में अंतर बताइए और भारत से उदाहरण दीजिए, तो अंतर बताने के लिए तो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट की व्याख्या करेंगे और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी पैसिफिक कोस्ट की। लेकिन भारत से उदाहरण देने के लिए भारत में कौन हुआ अटलांटिक तट, ये हुआ, और कौन हुआ पैसिफिक तट, पूरब वाला हुआ। लेकिन लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अटलांटिक तट और पैसिफिक तट भारत में, बिल्कुल नहीं, असंभव। वही लोग ऐसा कहेंगे जिनको अटलांटिक तट और पैसिफिक तट की ओरिजिन नहीं पता है, उसकी परिभाषा नहीं पता है। और नहीं तो भारत का पश्चिमी तट अटलांटिक खड़े कगार का कटा फटा है और लहरों ने इसमें इरोजनल लैंडफॉर्म बनाया है और लहरों ने ही पूर्वी तट पर या भारत के पैसिफिक तट पर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाया है। आइए हम लोग देखते हैं कि इरोजनल लैंडफॉर्म क्या है। इसमें एक है क्रीक। क्रीक क्या होता है? छोटा सा समुद्र की लहरें जब स्थल पर चोट पहुंचाती हैं और वह भाग खड़े कगार का हेडलैंड न होकर थोड़ा सा नीचे होता है, चट्टानें मुलायम होती हैं, तो एक पतला सा नैरो भाग घुस जाता है। जल कुछ दूर तक 10-15 फीट तक अंदर चला जाता है, जिसको क्रीक कहते हैं। क्रीक, सर क्रीक के बारे में आपने सुना होगा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवादित स्थल है। इसी तरह से गुजरात राज्य भारत का सबसे अधिक क्रीक वाला राज्य है। क्यों है? उसके पीछे कुछ जियोलॉजिकल काजेज भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैरीन प्रोसेस ही वहाँ पर पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। जियोलॉजिकल में क्या है कि जब भारत का पश्चिमी कगार के सहारे अरेबियन ब्लॉक नीचे चला गया, उसी समय टेक्टोनिक फोर्स के कारण गुजरात थोड़ा सा नीचे की तरफ धंस गया और द्वारिका के धंसने और डूबने के बारे में जो कुछ किंवदंतियां हैं या पौराणिक कथाएं हैं, उसमें जियोलॉजी भी है। तो इस तरह से क्रीक छोटे छोटे जल की राशियां होती हैं, पतली होती हैं, स्थल में घुसी होती हैं। लेकिन क्रीक से बड़ा हो जाता है तो उसको इनलेट कहते हैं, और उससे भी आकार बड़ा हो जाता है तो उसको रिया कहा जाता है। रिया में महासागर की वेव्स छोटे छोटे इनलेट बना देती है और ये भाग इंडेंटेड माने बहुत ज़्यादा कटा फटा होता है, और इसी को रिया तट कहते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल का तट रिया तट है। ध्यान रखिएगा, फियोर्ड तट नहीं है। फियोर्ड भी कटा फटा होता है, लेकिन हिमानी प्रक्रम द्वारा यू आकार की घाटी बनी होती है। जैसे नॉर्वे में, स्वीडन में, वहाँ फियोर्ड तट है, वह हिमानी अपरदन से बनता है, लेकिन रिया तट जलीय अपरदन से बनता है। और इसके बाद समुद्र की लहरें कभी कभी तट पर मुलायम चट्टानों जैसे चूना युक्त चट्टानों को भी घोलकर केव, गुफा बना देती हैं, और उसमें समुद्र की लहरें बराबर चोट पहुंचाती रहती हैं। बाद में उस गुफा का अग्रभाग, हेडलैंड या छत धीरे से ध्वस्त हो जाता है और केव का ही बड़ा रूप और गहरा रूप कोव हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये छोटे छोटे जल राशियाँ जो महासागर की हैं, स्थल में घुस जाती हैं। ध्यान रहेगा कि इनका जल निश्चित रूप से खारा होगा या मीठा। मीठा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नदियों का जल इनमें आ ही नहीं रहा है, ये समुद्री प्रक्रम द्वारा बनाए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक बनती है नोच लाइन। जैसा कि आपने यहाँ देखा था, भारत के
पश्चिमी तट पर अधिक हो रहा है, अर्थात अरब सागर की समुद्री लहरें भारत के पश्चिमी तट पर हेडलैंड को अंडर कटिंग करके खड़ा कगार बना दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर तट के सहारे ही एक लाइन मिलेगी जिसके सहारे समुद्र द्वारा नोचिंग प्रोसेस चल रहा है। इसको नोच लाइन कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि नोच लाइन के ठीक सहारे खड़ा कगार होता है जिसको स्कार्प कहा जाता है। छोटे भाग को स्कार्प कहते हैं, लेकिन यदि इसका विस्तार बहुत ज़्यादा लंबाई तक हो, कई किलोमीटर तक, तो इसको स्कार्पमेंट कहते हैं। हाँ, यहाँ आपको एक डाउट हो सकता है कि स्कार्फ क्या ब्लफ है क्या, तो इस डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। स्कार्प कड़ी चट्टानों का खड़ा कगार होता है, जबकि ब्लफ भी खड़ा कगार होता है लेकिन मुलायम चट्टानों का। ब्लफ को हम लोग सामान्य रूप से धोखा कहते हैं, हमको किसी ने ब्लफ दे दिया। और नदियाँ जब अपने किनारों का कटाव करती हैं तो उसके सहारे भी खड़ा कगार होता है जिसको ब्लफ कहा जाता है। माघ मेला में गंगा के ठीक कगार पर बैठकर आप यह नज़ारा देख सकते हैं, बशर्ते कि सावधान रहें, क्योंकि नदियों द्वारा अंडर कटिंग से ब्लफ तुरंत ध्वस्त हो जाते हैं। इसलिए खड़े खड़े हो सकता है कि आप नदी में समा जाएं। तो इस तरह से ये रहा स्कार्प। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि कटाव से कुछ स्थल रूप बनते हैं, जैसे सी आर्क। यहाँ पर समुद्र है और ये स्थल है, मेन लैंड है, और इस मेन लैंड की हार्ड रॉक है। ऊपर भी एक सपोज हार्ड रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक, और यहाँ पर हार्ड रॉक है। बीच में चूना चट्टान या कोई घुलनशील चट्टान थी। इधर समुद्र है, तो समुद्र की लहरें इस घुलनशील चट्टान को सॉल्यूशन प्रोसेस, घोलीकरण प्रक्रम द्वारा काट देती हैं, गला कर बहा देती हैं। इस तरह से यहाँ की मिट्टी या चट्टान हट जाती है, लेकिन ऊपर का छज्जा या छत बना रहता है जो मेन लैंड पर और इस कड़ी चट्टान के पिलर के सपोर्ट पर टिका रहता है। इसी को सी आर्क कहा जाता है। इसी को नेचुरल ब्रिज भी कहा जाता है। नेचुरल ब्रिज वायु प्रक्रम में भी बनता है, लेकिन यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से सी आर्क के बाद हम लोग देखते हैं कि स्टैक होते हैं। जैसे कभी तो यह आर्क या ब्रिज ध्वस्त हो ही जाएगा, प्रकृति भला किसको छोड़ती है। जैसे ध्वस्त हो जाएगा, यह पिलर कड़ी चट्टान का है, खड़ा रह जाएगा, और इसको स्टैक कहते हैं। और यह सी लेवल यहाँ तक है, और यहाँ तक समुद्र की लहरें अपक्षय और अपर्दन कर रही हैं। धीरे धीरे ये भी कट के गिर जाएगा, और इस तरह से यह जब गिर जाएगा तो इसको कहा जाता है वेव, कट, प्लेटफार्म या बेंच। जैसे इसी को आप यहाँ पर अगर देखें तो लहरें यहाँ तक काट रही हैं। धीरे धीरे यह जब कट के गिर जाएगा तो इसकी ऊंचाई इतनी हो जाएगी, और इसको लहर, कर्तित, वेव कट, प्लेटफार्म या चबूतरा कहते हैं या बेंच कहते हैं। और जैसे अभी आपने यहाँ क्लिफ देखा, तो क्लिफ का शेप इस तरह से होता है, खड़े कगार का। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ लैंडफॉर्म इससे डिपोजिशनल होंगे। डिपोजिशनल कहाँ होंगे? इस भाग में, क्योंकि समुद्र की लहरें जो गतिशील होंगी, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी या जो हाइड्रोलिक एक्शन होगा, वो इन चट्टानों को काटेगा, और काट के उस मटेरियल को मुलायम सैंड, सिल्ट, क्ले या खुरदुरा, पेबल, कोबल, बोल्डर के रूप में उसको नीचे लुढ़का के लाएगा। किसके द्वारा? अंडर टो के द्वारा, और यहीं कहीं पर जमा कर देगा, जिसको बीच कहा जाता है। और इसी बीच मटेरियल जो कि खुरदुरा होगा या मोरेन जैसा होगा, जलोढ़ जैसा नहीं होगा, इसी को
निक्षेपात्मक स्थल रूप कहते हैं। आइए हम देखते हैं निक्षेपण कैसे होता है। तो यह निक्षेपण क्रिया भारत के पूर्वी तट के सहारे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ का कगार खड़ा न होकर के जेंटल स्लोप सामान्य ढाल का है और पूरब की लहरें पूर्वी तट पर आकर पर्याप्त दूरी तक फैल जाती हैं। और दूसरा है कि भारत में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व बहने वाली नदियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो अवसाद लाती हैं वो भी यहीं पर निक्षेपित करती हैं। इसमें कभी कभी समुद्र के लहरों से तट से लाया गया निक्षेप तट के पैरेलल उसके अलांग जमा हो जाता है, जिसको बैरियर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से अब समुद्र से आने वाली लहरें आगे नहीं जा पाएंगी, टूट जाएंगी। यहाँ पर ये उथला भाग होता है, लेकिन निक्षेप जनित होता है। और एक होता है बैरियर चेन। जब यही निक्षेप सीरीज में जमा हो जाता है लेकिन तट के समानांतर ही होता है तो इसको बैरियर चेन कहते हैं, या इसको ऑफ शोर बार, अप तट बार कहा जाता है। लेकिन अप तट बार या बैरियर तट से थोड़ा सा दूर होता है। ऑफ शोर, अप तट दूर होने के लिए लहरों की गति को ज़्यादा तेज होना पड़ेगा ताकि वो लाए गए मटेरियल को पर्याप्त दूरी तक ढो सकें। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ की चौड़ाई भी अधिक होनी चाहिए, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ सामान्य रूप से 40 से 45 किलोमीटर दूर तट से होता है। और कभी कभी सैंड बार, यहाँ से लाए गए बालू के निक्षेप जमा हो जाते हैं, जिनको सैंड बार कहा जाता है। और यह कभी कभी गोले गोले टीले आकार में जमा हो जाते हैं, जिसको कि बीच कस्प कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि यह निक्षेप जनित ही है। इसको आप चाहें तो थोड़ी देर में मिटा दें। इन सब को मिटा सकते हैं, लेकिन क्यों आप मिटाएंगे? जब समुद्र देव ने इनका निर्माण किया है तो समुद्र ही उसको मिटा सकता है। और आप बताइए इनका भविष्य क्या है? क्या ये खुलकर सामने आएंगे या ये आने वाले समय में डूब जाएंगे? उत्तर सरल है, आने वाले समय में ये जल के अंदर जल समाधि ले लेंगे। दुखी है ना? क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सी लेवल उठ रहा है और यह सी स्थल की तरफ आ रहा है, और अपने इतने निक्षेप जनित स्थल रूपों को यह निश्चित रूप से डुबो देगा। अब हम देखते हैं कि वेव्स क्या तट पर 90 डिग्री पर ही टकराएंगी या किसी दूसरे एंगल से भी चल सकती हैं। तो वेव्स चलती हैं विंड की डायरेक्शन के अनुरूप। तो यहाँ पर यदि विंड नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जा रही है, आप बताइए ऐसा कब होगा? समर सीजन में या विंटर सीजन में? यह विंटर सीजन में होगा, जब मानसून शीतकालीन होगा। तो जब तट के सहारे लहरें चलेंगी तो उनको लॉन्ग शोर वेव कहा जाता है। लॉन्ग शोर माने तट के एलांग ये चल रही हैं, और ये इन भागों में जमा हुए मटेरियल को काट कर लाकर और ये जमा कर देंगी, जिसका एक किनारा जुड़ा होगा मुख्य भूमि से और दूसरा किनारा इस तरह से नुकीला हो जाएगा। इस तरह के स्थल रूप को हुक कहा जाता है। जैसे हुक आदमी शर्ट में, बैग में भी लगाकर यूज करता है। और कभी कभी यदि ये हुक के आकार की हैं तो हुक कहलाती हैं, लेकिन कभी कभी ये लंबे आकार की हो जाती हैं, लेकिन इनका संपर्क स्थल की मुख्य भूमि से रहता है, इसलिए इनको स्पिट कहा जाता है। स्पिट भी निक्षेप जनित होता है, जिसमें कि समुद्र द्वारा लाया गया मटेरियल जमा होता है, मुलायम चट्टानों का होता है, लेकिन यह लंबे आकार का होता है। और कभी कभी एक स्पिट इधर से बन गया, दूसरा स्पिट इधर से बन गया। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा जब हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन हो, तो यहाँ तो होता ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि शीतकाल में हवाएं यहाँ पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम आएंगी, जिससे लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट की दिशा
उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम होगी तो यह स्पीड बन जाएगा। लेकिन गर्मी के सीजन में जब साउथ वेस्ट मानसून आएगा तो उसके द्वारा जो लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट होगी उसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब हो जाएगी, तो दूसरा स्पीड ए बन जाएगा। इसको कहा जाता है डबल स्पीड। और डबल स्पीड, दोहरा स्पीड का यह पॉइंट मिलने नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके मुंह के पास डिपोजिशन हो ही नहीं पाएगा और इस तरह से यहाँ पर एक लेक का निर्माण हो जाएगा। इस लेक का मुंह बंद नहीं होगा और इस तरह से तट की इस झील को लैगून कहा जाता है। लैगून में पुलिकट यहीं पर है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर, तो पुलिकट इसका उदाहरण है। उड़ीसा में चिल्का झील भी इसका उदाहरण है डबल स्पीड का। और केरला में वेम्बनाड भी डबल स्पीड का एक उदाहरण है। और लैगून झील का जल मीठा होगा कि खारा, आप उत्तर दे सकते हैं, खारा जल होगा। इसके बाद कभी कभी 90 डिग्री पर चलने वाली वेव्स जब स्थल से मटेरियल काट कर समुद्र के अंदर ले जाती हैं तो समुद्र में अगर कहीं उथला भाग है तो वहाँ पर निक्षेप कर देती हैं और निक्षेप जनित एक गोले आकार का टीला बन जाता है और वह टीला समुद्र की लहरों द्वारा बैकवाश से लौटाए गए मटेरियल से संबद्ध हो जाता है इस मुख्य भूमि से। अर्थात ये टीला और मुख्य भूमि बालू के निक्षेप से जुड़ जाती है। अर्थात कोई भी आदमी पैदल इस मुलायम निक्षेप या बालू से इस टीले पर आ सकता है और यहाँ के लोग कहने लगते हैं कि तुम भी बोलो, तुम बोलो। इस स्थल रूप को टोम्बोलो कहा जाता है, तुम बोलो। अर्थात जब कोई गोला टीले का निक्षेप मुख्य भूमि से अवसादी निक्षेप द्वारा संबद्ध हो जाता है तो उसको टोम्बोलो कहा जाता है। कभी कभी एक टीला ये हो गया, ये तो टोम्बोलो हो गया। कभी कभी दो टीले अलग अलग बन जाते हैं और आपस में ये निक्षेप से जुड़ जाते हैं और इनको डंबल का यूज आप एक्सरसाइज में करते हैं। ऐसे ही लगभग आकार होता है जिसको हाथ से उठाकर मसाज करते हैं, तो ये कहलाता है डंबल। इस तरह से यहाँ पर ये निक्षेप जनित स्थल रूप बनते हैं और यहाँ पर अपर्दन जनित। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देख लें कि वेव्स की दो तरह की स्पीड होती है। एक होती है 13 से 15 वेव पर मिनट। अगर यहीं पर तट पर आप बैठ जाएं हेडलैंड पर, पानी से दूर घड़ी देखते रहें, 1 मिनट में अगर 13 से 15 लहरें आ रही हैं तो इनको डिस्ट्रक्टिव या विनाशशील लहर कहा जाता है। लेकिन अगर 1 मिनट में 6 से 8 लहरें ही आ रही हैं तो इनको कंस्ट्रक्टिव कहा जाता है। अर्थात यदि फ्रीक्वेंसी कम है, 6 से 8 लहर आई, धीरे धीरे आई, तो ये कंस्ट्रक्शन करेगी। कंस्ट्रक्शन का मतलब निश्चित रूप से यहाँ पर चट्टानों को काटेगी, काटने से कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म बनेंगे, लेकिन यहाँ पर बीच पर निक्षेप करेगी और बीच पर निक्षेप जनित स्थल रूप बनेंगे। लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी बारंबारता 13 से 15 लहर प्रति मिनट रही, इसका मतलब कि वेव्स बहुत तेजी से आ रही हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है, वह तट के स्थल रूपों को द्रुत गति से काटेंगी और लौटते समय जितना भी बीच में मटेरियल है या डिपोजिशनल मटेरियल है, सबको ले जा करके समुद्र के उदर में जमा कर देंगी। इसलिए विनाशात्मक लहरों द्वारा न तो इरोजनल लैंडफॉर्म न डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ही ज़्यादा दिन तक टिकाऊ होते हैं। इसमें एक फिगर और है जो है तो तट से ही संबंधित, लेकिन यह मैरीन प्रोसेस से संबंधित नहीं है, इसलिए इसको अलग से इसी संदर्भ में समझ लेना जरूरी है। ये है महासागर और ये सब है स्थल खंड लैंड। अब महासागर का भाग कभी कभी बड़े पतले आकार में
स्थल में घुसा होता है, जिसको कहा जाता है गल्फ। लेकिन अगर महासागर का जल स्थल में घुसा हो, गल्फ की अपेक्षा ज़्यादा वाइड हो, चौड़ा हो, तो उसको कहा जाता है बे। लेकिन महासागर का जल स्थल की तरफ हो, लेकिन उसका मुहाना मुंह बहुत ज़्यादा चौड़ा हो, जिसको कहा जाता है बाइट। इस तरह से गल्फ, बे, बाइट का एग्जाम्पल है पर्शियन गल्फ। यदि आप मानचित्र पर देखेंगे तो पर्शियन गल्फ नैरो माउथ की है, लेकिन यदि आप बे ऑफ बंगाल देखेंगे तो उसका मुहाना ज़्यादा चौड़ा है। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट देखेंगे तो उसका मुहाना ज़्यादा ओपनड है। लेकिन हिंदी माध्यम वाले ज़रा सावधान रहें, क्योंकि गल्फ को खाड़ी, बे को खाड़ी, बाइट को खाड़ी कहा जाता है। इसलिए यूपीएससी ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि खाड़ी, खाड़ी, खाड़ी में क्या अंतर है, नहीं तो लोग यूपीएससी पर उंगली उठाएंगे कि पेपर सेटर पागल हो चुका है। इसलिए उसकी शौक नहीं, मजबूरी है, वो इंग्लिश में तो गल्फ, बे, बाइट ही पूछेगा, लेकिन हिंदी में गल्फ, बे, बाइट देवनागरी में लिख देगा। लेकिन अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए। और बाइट की स्पेलिंग भी आप हिंदी मीडियम वाले पढ़ लिया करें। एक बार एक लड़का आया, कहा सर जो आप पढ़ाते हैं सब आ जाता है। फंस गया बड़ा अच्छा। हम कहे क्या फंसा? कहा कि बाइट आ गया था। हम कहे क्या लिखे? कहा कि मैंने लिख दिया कि चौड़े मुहाने वाली जलराशि जो स्थल में घुसी हो। हम कहे तब तो तुम भी घुस गए, क्योंकि बाइट की स्पेलिंग जरा देखो, BYTE। ये कंप्यूटर का एक लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर का टर्म है। इसलिए जनरल स्टडीज वाले ज़रा सावधान रहें और स्पेलिंग पर भी ध्यान दें। ये रहा मैरीन प्रोसेस, और मैरीन प्रोसेस में ये अलग अलग प्रोसेस और किस तरह से वेब अपना काम करती है, और काम करने के बाद ऊपरी भाग में कैसे इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं, और भारत में इनका एग्जाम्पल दे दीजिएगा, और निचले भाग में कैसे निक्षेप जनित स्थलरूप बनते हैं, इसको भारत के पूर्वी तट से उदाहरण दे दीजिएगा। वेब इरोजन के 3 स्टेज होते हैं, इसलिए मैरीन इरोजन की एक साइकिल होती है। आप देखिए, फर्स्ट स्टेज ए है, फिर बी सेकंड स्टेज है, फिर सी थर्ड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में ए है हेडलैंड, और ये है खड़ा कगार, या कह लीजिए समुद्र की वेब इस तरह से आती हैं। फिर धीरे धीरे ये जब काटने लगती हैं तो यहाँ पर खड़ा कगार बन जाता है, जिसको क्लिफ कहा जाता है, और इसके बड़े रूप को स्कार्प और स्कार्पमेंट कहा जाता है। लेकिन जो छूटा हुआ भाग रहता है यहाँ वाला, उसी को हेडलैंड कहा जाता है। और यहाँ पर एक चबूतरा बन जाता है, जो वेब कट प्लेटफॉर्म लहर करती चबूतरा रह जाता है। फिर आगे लास्ट स्टेज में जब ये समुद्र की लहरें काटती हैं, हेडलैंड हो जाता है बचा हुआ भाग। ये आर्क हो जाता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि आर्क का मुख्य भाग मेनलैंड से जुड़ा होगा, लेकिन ऊपर एक नेचुरल ब्रिज होगा और नीचे एक पिलर सपोर्ट करे रहेगा, और इस आर्क या नेचुरल ब्रिज के नीचे समुद्र का पानी बहता रहेगा। स्टैक, जब ये आर्क ध्वस्त हो जाएगा तो यह जो सपोर्टिंग पिलर है ये खड़ा रह जाएगा, जिसको स्टैक कहते हैं। हाँ, और जब समुद्र की लहरें इस हेडलैंड से टकराती रहती हैं तो मुलायम चट्टानें अपक्षय और अपर्दन द्वारा कटकर पीछे चली आती हैं, और यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है केप, और यही बड़े आकार का हो जाता है तो हो जाता है कोप। इस तरह से मैरीन इरोजन की एक साइकिल चलती है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में ये सभी स्थल रूप अपर्दनात्मक भी दिखने लगते हैं, और इसके बाद निक्षेप जनित स्थल रूप भी हो जाते हैं। ये रहा महासागर, और ये रहा लैंड या स्थल। और समुद्र की लहरें जब स्थल पर टकराती हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक बनते हैं।
इरोजनल लैंडफॉर्म, और यहाँ से जो आपका टोम्बोलो है और डम्बेल है, यहाँ से ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनने लगते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म में आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक बना हुआ है स्कार्प, और इस तरह से यहाँ पर एक बना हुआ है कोब, जो बड़े आकार का जल की राशि स्थल में घुसी होती है, और इसी तरह से यहाँ पर एक बना हुआ है केप, और इस तरह से कुछ भाग आगे बढ़े रहते हैं और कहीं कहीं पर समुद्र इरोजन करके अंदर कर देता है, और आगे बढ़े हुए भाग को प्रोमोंटरी कहा जाता है। और यहीं पर ये बीच होता है, और ये रहा छोटा सा पतला सा इनलेट, और इनलेट से भी छोटा क्रीक होता है। अब यहाँ से टोम्बोलो और डम्बेल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं। ये हो जाता है स्पिट, सिंगल स्पिट, डबल स्पिट, जिससे कि लेक बन जाती हैं, और इनको कहा जाता है लैगून। फिर आगे जाकर इस तरह से निक्षेप जनित स्थलरूप क्रमशः बनते चले जाते हैं, और समुद्र की लहरें जब स्थल को काटकर मटेरियल को बैकवाश से पीछे लाती हैं, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ऑफशोर बार, अपतट बार निर्मित हो जाते हैं।